हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। वैसे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी ये होता क्या है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया, आप देख सकते हैं। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion। तो बेसिकली इसको अगर हम समझें कि एक एटम से अगर उसका बाहर वाला सेल से एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका टेंडेंसी क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका टेंडेंसी क्या है, ये आपको समझना है। पहले पहले आप कभी कभी बचपन में खेले होंगे, एक थ्रेड लेके, एक थ्रेड में एक अगर आप कुछ स्टोन को अगर बांध देंगे और उसको घुमाएंगे तो सर के ऊपर से जब घुमा रहे हैं, सपोज ये घूमते घूमते आप क्या किए, उसको कट कर दिए। आप कट कर देंगे, जैसे इसको आप यहाँ से कट कर देंगे, ये क्या होता है, ये जो इस तरह से ऐसे घूम रहा था, ऐसे जो घूम रहा था, ये क्या होगा, ये दूर चला जाता है। जो स्टोन है ये काफ़ी दूर जाके गिरता है। मतलब क्या है, ये यहाँ पे तो घूम रहा था, लेकिन जैसे ही इसको मौका मिला, कोई ये धागा को जैसे ही कट कर दिया गया, ये क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कट कर दिया गया, ये क्या हुआ, ये भाग गया। मतलब इसका भागने का टेंडेंसी है, लेकिन क्योंकि आप घुमा रहे हैं उसे पकड़ के, वो मजबूर है, घूम रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखा है। इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है लेकिन वो भाग नहीं पाता है, क्योंकि उसका अपना एनर्जी कम है। तो अगर हम क्या किए, उसको अगर एनर्जी सप्लाई किए, अगर इसको हम एनर्जी सप्लाई किए, तो वो क्या करेगा, ये एनर्जी को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को गेन करके, जैसे गेन करेगा और उसका एनर्जी न्यूक्लियस जितना फोर्स से खींचा है उससे ज़्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा, भाग जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई किए इलेक्ट्रॉन को, ताकि ये यहाँ से भाग जाए, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो एनर्जी सप्लाई किए, हम एनर्जी क्यों सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेला भाग नहीं सकता, क्योंकि उसका एनर्जी कम है, न्यूक्लियस से पकड़ के रखा है। इसीलिए हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई किए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हम जो बाहर से जो एनर्जी सप्लाई किए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं ये किस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम फैक्टर का बात करें, क्या क्या फैक्टर्स है जो इस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स। पहला फैक्टर तो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज का अगर बात करें, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे चलो दो एटम ले लेते हैं। ये एक एटम ए है, ये दूसरा एटम है बी। तो ए का जो है न्यूक्लियस में, इसका न्यूक्लियस में सपोज यहाँ पे 4 प्रोटॉन है। जो बी का न्यूक्लियस है, बी का न्यूक्लियस में सपोज यहाँ पे 9 प्रोटॉन है। सपोज यहाँ पे 9 प्रोटॉन है। तो बी का न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है, ए का न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, और इन दोनों का ही बाहर में, चलो ले लेते हैं इनका जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है। अब हमें देखना है ये ए का इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल पाएंगे कि बी का इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल पाएंगे। भाई देखो न्यूक्लियर चार्ज का अगर बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बी का ज़्यादा है ए से, क्योंकि बी के पास कितना 9 प्रोटॉन है, ए के पास 4 प्रोटॉन है। तो बी का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच के रखा है। वह ज़्यादा चार्ज है तो जोर से पकड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देगा।
अब ए भी ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है, लेकिन ज़्यादा जोर से कौन खींचा है? बी खींचा है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, ज़्यादा प्रोटॉन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये न्यूक्लियस जोर से पकड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस को कौन पकड़ा है? उसका, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को, जो बी का न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन है, तो वो जोर से पूरा पकड़ा है, इसीलिए उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब हमें ये देखना है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किया, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, और हम रिवर्स में लिख सकते हैं, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि वो टाइटली होल्ड करेगा। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज कैसे डिपेंड करता है? देखिए, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी दो एटम लेते हैं। ए वाला जो एटम है ये थोड़ा छोटा है। यहाँ पे बी वाला एटम लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा एटम लेते हैं। अब अगर हम ये दोनों एटम को अगर हम कंपेयर करेंगे, ए का इलेक्ट्रॉन है और बी में भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो सपोज अब ये इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें, जो ए का न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास में है कि बी का न्यूक्लियस से बी वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास में है? ऑब्वियसली ये जो ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना न्यूक्लियस के पास में ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या करेगा? न्यूक्लियस के जो जितना पास में होगा, न्यूक्लियस उसे उतना ही जोर से खींच के रखेगा। और कोई दूर है तो भाई, दूर होने से प्यार व्यार कुछ थोड़ी होता है, वो तो वैसे ही दूर है वहाँ पे, तो ये कुछ खींच नहीं पाएगा उसको, राइट? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बी का न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, न्यूक्लियस उतना जोर से इसे खींचा नहीं है। ये क्योंकि ए वाला न्यूक्लियस के पास में ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ए का न्यूक्लियस उसे पकड़ के रखा है। तो बेसिकली ये समझना है, न्यूक्लियस के जो जितना पास में रहेगा उतना न्यूक्लियस उसको जोर से खींच के रखेगा। इसका मतलब एटॉमिक साइज छोटा, यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या है? ये स्मॉल है, छोटा है, राइट? तो एटॉमिक साइज अगर छोटा है तब इलेक्ट्रॉन टाइटली न्यूक्लियस से बंधा हुआ है और हमें वो निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और एटॉमिक साइज बड़ा मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है और निकालने के लिए कम एनर्जी हमें देना पड़ेगा। तो साइज छोटा तो एनर्जी ज़्यादा, तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, अगर स्मॉलर द साइज ऑफ एटम greater will be the ionization energy। और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज वाला में, जहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज greater will be the ionization energy। तो अब हम इसको देखेंगे along the period and along the group क्या होता है। देखो, along the period का जब बात होता है, आप ये जो दो फैक्टर हम पढ़े, आप इसमें से कोई भी एक फैक्टर को लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों फैक्टर का यूज जरूरत नहीं होगा, दोनों फैक्टर यूज करने से भी होगा, एक ही से भी हो जाएगा।
तो अगर हम अलोंग द पीरियड देखेंगे तो ये एक फैक्टर को आप याद रखिए, स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम का साइज अगर छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एटम का साइज कमेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये डिक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर हम बात करेंगे थर्ड पीरियड की बात करते हैं, Na, Mg, Al, Si, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये सब है। तो थर्ड पीरियड में अगर हम देखेंगे तो ये अलोंग द पीरियड जैसे हम बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, अलोंग द पीरियड मतलब हमेशा लेफ्ट टू राइट चेक करना है। तो अलोंग द पीरियड हम जैसे देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, साइज तो छोटा होता है, साइज जैसे छोटा होगा, ये क्या है, ये एटॉमिक साइज का, तो एटम ये सब एलिमेंट है थर्ड पीरियड में, इनका एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होगा, साइज ऑफ एटम, इसका ऑर्डर हो जाएगा Na, Mg, Al, Si। ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज छोटा छोटा होता जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, तो ठीक इसका उल्टा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइज अगर छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ओके, अब अलोंग द ग्रुप देखेंगे, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप अगर बात करेंगे, अलोंग द ग्रुप क्या है, अब लिथियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटासियम ले लीजिए, रुबिडियम, बहुत सारा है, इतना ही लेते हैं, ये Rb रुबिडियम। सो अलोंग द ग्रुप क्या होता है, अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, अलोंग द ग्रुप क्या होता है, अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा। तो हम एटॉमिक साइज का ऑर्डर ये लिख सकते हैं, साइज का ऑर्डर क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। देखो साइज क्यों बढ़ता है अलोंग द ग्रुप, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। तो अलोंग द ग्रुप का साइज का ये ऑर्डर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, उसका ठीक उल्टा, साइज बड़ा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।